हेलो स्टूडेंट्स। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में हम 5 प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम अब छठी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो 6th नंबर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर में आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल के आपको डिफरेंसेस पता हैं कि मेटल इज मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डर, सॉलिड स्टेट में होता है, सोनोरस होता है। तो दिस इज मेटेलिक करैक्टर। तो जो मेटेलिक करैक्टर होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में जनरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और उसका मेटेलिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम 3D की बात करें या 4D की बात करें या 5D की बात करें, तो अगर हम 3D की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। उसके बाद क्रोमियम से जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसीलिए मेटेलिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा। अगर हम 4D की बात करें तो MO मोलिब्डेनम तक क्या होगा, और ऐसे ही अगर हम 5th D की बात करें तो W तक यानी टंगस्टन तक। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में। आपने सुना होगा टंगस्टन होता है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लोग ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट या क्यों होते स्ट्रॉन्ग? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन हैज इज हाईली मेलेबल या हैव हाई मेटेलिक करैक्टर, व्हाई? तो रीजन इज दैट कि इट हैज हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा हार्ड होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलेबल होंगे। तो रीजन इज बिकॉज ऑफ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट इज हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन से। तो दैट इज वाई क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव strong metallic bonding or show strong या high metallic character। 7th प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम कॉन्सेप्ट या टॉपिक डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट इज सेम। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग और उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यानी सेम कॉन्सेप्ट है। यानी जो हाईली मेटेलिक करैक्टर शो करेगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वेरी वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। Hence, very less amount of heat is required to melt और boil it। उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होगी। यानी अगर हमें कंपेयर करना है, सपोज मैंने कहा आपको स्कैंडियम, इसमें D1 होता है एंड टाइटेनियम जिसमें D2 होता है।
तो विच वन हैज ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो आंसर इज टाइटेनियम बिकॉज number of unpaired electron is greater. There is 2 unpaired electron and in scandium only 1 unpaired electron is there. So that is why titanium have high melting and boiling point as compared to scandium. Is it clear? Next question है इसमें, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं have very high melting and boiling point as compared to those of S and P block element. यानी P और S ब्लॉक के कंपैरिजन में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? What is the reason behind this? The reason is that because of स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग फोर्स किसकी वजह से हुआ? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से. और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग किसकी वजह से हुई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है. यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग दोनों इंक्रीज होंगे. इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. तो इसमें नोट है कि कोवैलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल. यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें कोवैलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग दोनों तरीके की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है. दोनों तरीके की बॉन्डिंग इसमें होती है. और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, उतना मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग दोनों इंक्रीज होंगे. इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है जो 8 इज कलर. कलर है, क्वेश्चन आता है इसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली शो कलर्ड. यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड इन नेचर. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड क्यों होते हैं? तो इसका टिपिकल आंसर है डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन की वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया था इसे स्टार्टिंग में. और एक और रीजन है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कलर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस. सपोज मैंने कहा आपको स्कैंडियम. स्कैंडियम का होता है आर्गन 3d1 एंड 4s2. तो दिस इज कलर्ड. क्यों? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर इन d ऑर्बिटल. और अगर मैंने कहा स्कैंडियम 3+ मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर. दिस इज कलरलेस. कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट इज कलरलेस. और जिस एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कलर्ड. अब हम डी ट्रांजिशन को और एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे. ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है. तो थोड़ा सा हम रेफरेंस लेंगे. जो अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसमें हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. तो डी ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी में ही मूव कर रहा है, जंप कर रहा है. होता क्या है कि सपोज करो डी सबसेल है, ये किसी भी मेटल का डी सबसेल है ऑफ एनी मेटल, डी ब्लॉक मेटल. जो डी ब्लॉक मेटल है उसमें डी सबसेल है. तो डी सबसेल होता है, इसमें क्या होता है जैसे कोई मॉलिक्यूल अप्रोच करता है रिएक्शन करने के लिए, जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन करता है
डी ब्लॉक एलिमेंट जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा तो इन जनरल केस में यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन डेवलप होता है। रिपल्सन क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इसमें रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की वजह से T2G की एनर्जी कम हो जाती है और EG की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है जबकि EG की एनर्जी ज़्यादा, यानी 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? यानी यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन है, जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि जैसे यहाँ से लाइट दी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा T2G से, यानी लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो इसलिए इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि रीजन बताओ, तो रीजन इज दैट डी ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन डी में था पहले और डी में ही मूव कर गया। किसकी वजह से? स्प्लिटिंग की वजह से डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। अब इनके नेम हैं, T2G में आता है DXY, DYZ, DXZ। ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले, एक्सिस के बीच वाले। और EG में आता है DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो अगर लिगेंड्स यानी जो मॉलिक्यूल है वो अलोंग द एक्सिस आता है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये टॉप में चले जाते हैं और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसीलिए स्प्लिटिंग हो जाती है, डी सबसेल स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की एनर्जी, EG की एनर्जी बढ़ गई रिपल्सन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो रिपल्सन की वजह से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जबकि T2G की एनर्जी कम हो जाती है। इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए नीचे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो जैसे लाइट एब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा T2G यानी लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, देन द कलर इज शोन बाय द एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसमें कॉन्सेप्ट और लगता है कि ये जैसे लाइट हमने दी तो उस लाइट से क्या होगा। तो सपोज करो ये कंपाउंड है कोई भी, ये आपने क्या किया, कोई कंपाउंड है, यहाँ से आपने लाइट पास आउट कराई, लाइट। तो जैसे ही आपने इससे लाइट पास आउट कराई, ये सारी ऑल वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है। वेवलेंथ, ये सारी की सारी वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, सब्सटेंस एब्जॉर्व कर लेगा, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, इनविजिबल रीजन, वन कलर को या वन वेवलेंथ को छोड़ करके ये सारे के सारे वेवलेंथ यानी कलर को एब्जॉर्व कर लेता है और एक कलर को यहाँ से जाने देता है, ट्रांसमिट करने देता है। एक कलर ही यहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है बस, बाकी सारे कलर को ये एब्जॉर्व कर लेगा। उस कलर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और यही ये एलिमेंट कलर शो करता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हम उसमें लाइट पास करते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो सारे के सारे वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्व कर लेता है अपने आप में, एक्सेप्ट ओनली वन कलर। और वही एक कलर जो इससे ट्रांसमिट होगी, बाहर निकलेगी, वही कलर हमें विजिबल होती है, दिखाई देती है। और यही जो विजिबल कलर है, यही इस सब्सटेंस का कलर माना जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सेम कलर शो करेगा।
एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो सेम कलर। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसका कलर भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए है विच पेयर शो सेम कलर। ये आईटी में क्वेश्चन पूछा है VOCl2 FeCl2, सेकेंड है CuCl2 VOCl2 MnCl2 FeCl2 FeCl2 एंड CuCl2। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं। तो हम वैलेंसी लिखेंगे +4 +2 +2 +2 +2 +2। हमने केवल डी ब्लॉक एलिमेंट का ही ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन V में 1, Fe के 4, Cu में 1 एंड Mn में 5। अब इसे टैली करो। V का 1, Fe का 4, तो ये नहीं हो सकता, रॉन्ग आंसर। सेकेंड इज Cu में 1 एंड V में भी 1, दिस आंसर इज राइट, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। थर्ड इज Mn में 5, Fe का 4, रॉन्ग आंसर। लास्ट वन है Fe का 4 एंड Cu2+ का 1, दैट इज रॉन्ग, यानी आंसर इज सेकेंड। एक और इसमें IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है, IIT में, कि CuSO4.5H2O शो ब्लू कलर। तो बताओ ये किस टाइप के कलर को एब्जॉर्व करेगा, किस टाइप के लाइट की कलर को ये एब्जॉर्व करता है। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये है विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर को आपने एक व्हील डायग्राम में बनाना है। अब इसमें देखो जो CuSO4 है इसका कलर होता है ब्लू। तो ब्लू के जस्ट अपोजिट में कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर, या ऑरेंज रेड, या ऑरेंज येलो। तो ये वाले जो कलर होंगे, दिस इज द कलर एब्जॉर्व बाय CuSO4, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे ब्लू कलर शो कर रहा है, इसका मतलब उसने ऑरेंज रेड या ऑरेंज येलो कलर को, लाइट को एब्जॉर्व किया है। अगर मैंने कहा कि ऑरेंज रेड कलर शो कर रहा है, इसका मतलब उसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्व किया, यानी इसके अपोजिट देखना है। ये सिंपल ट्रिक है। अगर सपोज कहा मैंने इंडिगो कलर शो हो रहा है, इसका मतलब उसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्व किया है, तो इसके अपोजिट देखना है। इसको देख लो आप पूरे डायग्राम को, इसके अपोजिट वाले कलर को उसने एब्जॉर्व करता है। तो अगर इंडिगो शो हो रहा है तो येलो लाइट एब्जॉर्व करी, अगर येलो कलर शो हो रहा है इसका मतलब इंडिगो लाइट को इसने एब्जॉर्व किया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9th टॉपिक इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि उनका इक्वल अमाउंट या प्रोपोर्शनल में मिक्सिंग होना चाहिए, थ्रू आउट ओवरऑल सेम दिखना चाहिए। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो जनरली सिमिलर साइज के होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वो एक दूसरे को आराम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और फिर जैसे हम हीटिंग करेंगे, मिक्सिंग करी, फिर हम उसे कूल करेंगे तो हमें एलॉय फॉर्मेशन मिलता है। अगर एलॉय में मरकरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, देन इट इज कॉल्ड इट्स एमलगम। सपोज कॉपर है, कॉपर प्लस मरकरी है तो कॉपर एमलगम। आयरन मरकरी के साथ मिक्स है तो आयरन अमलगम्स, यानी कि एमलगम्स मीन्स मरकरी, यानी उसमें एक कंपोनेंट मरकरी होना ही चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एमलगम। अब इसके एडवांटेज क्या है, फायदा क्या होगा हमें करके? देयर आर 4 एडवांटेज। फर्स्ट, जो कंपाउंड है
वो केमिकली इनर्ट हो जाता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। सेकेंड इज रेजिस्ट टू कोरोजन। केमिकल इनर्ट होगा तो उसमें कोरोजन नहीं हो सकता, वो खराब नहीं होगा, इसीलिए एलॉय बहुत ज़्यादा चलते हैं। आपने देखा होगा स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, बहुत सारे एलॉय हम यूज़ करते हैं बजाय प्योर के। पहले आयरन के बर्तन होते थे, अब हम स्टील के बर्तन को यूज़ करते हैं। स्टील इज़ अ एलॉय ऑफ आयरन, निकेल वगैरह। तो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जंक नहीं लगता है, हार्डर होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए प्योर मेटल से बेटर होते हैं। होता क्या है देखिए कि जैसे आपने एक मेटल लिया ए टाइप का और ये सेकंड मेटल लिया आपने बी टाइप का, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दिस इज एलॉय। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल आपने सॉलिड स्टेट में सुना होगा, मीन्स वाइड या खाली जगह, इसे वाइड या एम्प्टी स्पेस भी कहते हैं। वाइड खाली जगह। होता क्या है कि जो छोटे कंपाउंड या एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये एक्यूपाई करते हैं द इंटरस्टिशियल यानी एम्प्टी साइट ऑफ द मेटेलिक लैटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की खाली जगह में, जैसे सपोज ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सपोज ये आयरन है, ये Mn ले लिया हमने। अब इस Mn में हम देखेंगे यहाँ पे खाली जगह है, ये लैटिस में पूरे लगे हुए, लेकिन ये थोड़ी सी छोटे छोटे से स्पेस है, इसीलिए हम छोटे मॉलिक्यूल को लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा स्पेस होता है। इसीलिए हमने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या बोरोन को लिया है, बिकॉज जो वाइड होता है उसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होता है। इसीलिए हम यहाँ पे छोटे एलिमेंट को, मतलब छोटे एलिमेंट इसमें होते हैं। तो इसमें सपोज करो एक कार्बन फिल हो गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसे हम दिखाते हैं MnC तरीके से दिखा देते हैं, यानी कि जो Mn है उसमें कार्बन एक्यूपाई है इंटरस्टिशियल साइट में, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी द कंपाउंड इन विच वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द मेटेलिक लैटिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें कोई नॉन स्टोइचोमेट्री होते हैं, यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, कितने भी हो सकते हैं, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। और इसीलिए ये कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हो सकता है 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो फिक्स एक कोई भी रेशियो नहीं है। तो हम वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसका कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसके एडवांटेज भी सेम है जैसे एलॉय फॉर्मेशन के थे। केमिकल इनर्ट हो जाता है, रेजिस्ट टू कोरोजन होता है, हार्डर होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एडवांटेज थे। इसके आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।